Please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो एवरीवन, माइंडेड टॉक्स पे आप सबका स्वागत है। आज हम कई दिनों बाद एपिसोड शूट कर रहे हैं करके, और आज हमारे साथ हैं अंकुर गुप्ता जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम्पुल्स सोलर के, जिनका सारी जिंदगी का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग रहा है। उनके 10th के अंदर 93%, 12th में 95%। उन्होंने बाद में उसके बाद आईआईटी दिल्ली से बीटेक इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर उनका स्कोर 9.7 रहा स्कोरिंग में। उन्होंने उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यूएस से गए करके, जहाँ पे उन्होंने GAARP 2012 में किया, और उन्होंने उसके बाद IIM अहमदाबाद से MBA किया, जिसके अंदर भी उनका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा, 3.35 4.33 से 2014 के अंदर। और उनको पूरे इस दौरान के अंदर काफी सारी स्कॉलरशिप्स मिली हैं, जिसमें से मैं कुछ स्कॉलरशिप बताना चाहूंगा। जिसमें IIT डी मेरिट स्कॉलरशिप 3 बार मिली है, 3 सेमेस्टर्स के लिए। जगदीश वाया मेयर स्कॉलरशिप, जो बहुत ही रेयरली मिलती है, वो मिली है। उनके जो कैंपस में कई सारे प्रोग्राम्स हुए थे, बी प्लान, कमीशन एनर्जी, इन सब के अंदर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा किया करके। सर, वेलकम टू आवर माइंडेड टॉक सर। थैंक यू। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछना चाहूंगा सर। मैं जितनी बार भी आपसे मिला हूं सर, आप एंटी सोशल टाइप के बंदे रहे हो, ज्यादा से बात नहीं करनी। और तो ये पूरे चाइल्डहुड से लेकर अभी तक आपको आपके काम में फोकस करने के लिए ज्यादा हेल्प करा है, या चाइल्डहुड नेचर कैसे रहा करके ये चीज? हाँ, मतलब एंटी सोशल तो नहीं कहूंगा मैं, बट थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिजर्व्ड नेचर का हूं मैं। मतलब ज्यादा ओपन इतनी जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। बट हाँ, पहले बचपन में ज्यादा था, फिर जैसे जैसे कॉलेज गए, अब जॉब कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम होता गया। बट हाँ, थोड़ा ये है कि इससे थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है कि जितना आप रिस्ट्रिक्टेड अपना सोशल सर्कल रखते हैं, तो आपको अपने लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। बाकी तो ऐसा मुझे कोई ऐसे डिफरेंस ऐसे लगता नहीं है। मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सोशल सर्कल तो है, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब एक सोशल आदमी से करें कि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्ट करता है करके, तो उनका फोकस जो है वो शायद इतना नहीं रहता पढ़ाई पे। बट आपका एकेडमिक स्कोर जो देखा जाए करके सर, बहुत ही औसम रहा है। एक आइडियल बच्चे की जैसे, एक आइडियल बच्चे के जैसे, जैसे कि हर एक माँ बाप चाहते हैं करके, वैसा रहा है करके। तो मुझे कभी ऐसा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपका पढ़ते हुए लगा करके कि बहुत ही फोकस्ड थे आप सारी जिंदगी करके, इसलिए रिजर्व में रहे और सारी की सारी एनर्जी आपने उसी में लगाई। एक्चुअली बस यही है कि पेरेंट्स मेरे दोनों SRCC दिल्ली से पढ़े हुए हैं, जी। तो उनका भी थोड़ा गाइडेंस हमेशा स्टार्टिंग से ऐसे ही था। प्लस मैं सिंगल चाइल्ड भी हूँ, तो उनकी भी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से हमेशा बचपन से रही कि ठीक है, ये कुछ पढ़े लिखे कुछ भी करे, अच्छा करे। तो उस हिसाब से हाँ, वो चलता रहा। सर, हर बार जब लाइफ के अंदर आप अच्छा स्कोर करते रहते हैं, जैसे आपने 9th 12th और 10th का तो हमें पता ही है, बाकी सारी क्लासेस में भी आप अच्छा स्कोर करे होंगे, IIT में भी अच्छा स्कोर करे, एग्जाम निकाले, तो ये कभी आपको इगोइस्टिक टाइप में नहीं लगा करके कि मैं तो बहुत ही फाड़ू चीज हूँ करके, और बाकी सारी जनता हमारे सामने इतना नहीं है करके? ऐसा नहीं लगा? और उस चीज को आपने कंट्रोल कैसे किया? हाँ नहीं, थोड़ा बहुत तो जब तक थोड़ा बचपना होता है तब तक तो ये सब चीजें आ जाती हैं। अब जैसे स्कूल में, जैसे आपने भी देखा, और वो था ही, मतलब कि हर क्लास में जैसे आप फर्स्ट आ गए, फिर 6th में आ गए, 7th में आ गए, तो एक तो अपने आप से वो कंपटीशन हो जाता है। हम्म। बट जैसे जैसे अब जैसे IIT गए, तो वहां पे ये रियलाइज हुआ कि आप ही नहीं हो, वहां पे सभी ही स्कूल टॉपर आए हुए हैं। तो अगर 400 बच्चे आए हुए हैं, तो वहां पे उसमें 300 350 स्कूल के टॉपर ही हैं। तो आप अकेले स्कूल के टॉपर नहीं हो वहां पे। फिर IIM गए, तो वहां पे तो और ज्यादा एकेडमिक प्लस जो और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी जो और ज्यादा एक्टिव लोग हैं, वो आए हुए हैं। तो वो धीरे धीरे रियलाइजेशन हो जाती है कि आप ही नहीं हो, बाकी दुनिया में और बहुत आपसे भी ज्यादा विद्वान या आपसे भी ज्यादा समझदार लोग हैं। तो वो एज के साथ या एक्सपीरियंस के साथ वो मेच्योरिटी आ जाती है कि हाँ ठीक है, थोड़ा हम्बल होना भी जरूरी है। हाँ, बचपन में होता है कि हाँ नहीं ठीक है, हम ही हम हैं। हम्म, हम्म, हम्म।
सर, आपके पेरेंट्स का कैसे योगदान रहा, क्योंकि आप आइडियल बच्चे रहे हो, तो कैसा योगदान रहा? उन्होंने क्या फंडामेंटल्स यूज किए जो हर माँ बाप को अपने बच्चों में यूज करना चाहिए टू मेक a child more prospective towards academic goals other than कि वो इधर उधर सब चीजें में फोकस ना रखे? हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि सिंगल चाइल्ड हूँ, तो एक तो उनको ये मे बी उनके दिमाग में ये डर भी था कि जैसे लोग बोलते हैं कि जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो हम्म। उनको मे बी ये डर था कि आ, ये अगर सिंगल चाइल्ड है तो हमें इसको ऐसे बिगड़ने नहीं देना। और दोनों वर्किंग थे, तो थोड़ा ये भी होता है ना कि घर पे अकेला रहेगा, ज्यादा खेलेगा, मस्ती मस्ती करेगा, पढ़ेगा नहीं। तो उनका उसी लिए थोड़ा सा फोकस भी ज्यादा था। प्लस उन्होंने बचपन से ही थोड़ा मुझे ये एनकरेज किया पढ़ने में कि बाहर मतलब कुछ भी किताबें लाके पढ़नी, चाहे बाहर की भी है, मतलब कोर्स से रिलेटेड ना भी हो, बट आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो। और थोड़ा सा ये भी दिखाया कि हाँ, उन्होंने अपनी खुद की भी सोशल लाइफ काफी रिस्ट्रिक्ट करके रखी। मैं अपनी तो बताया आपको, उनकी खुद की भी वो जैसे ज्यादा बाहर आना जाना नहीं। अगर मेरी 10th की स्टडीज हैं या 11th 12th की स्टडीज हैं तो वो भी घर पे ही रहते थे। अगर मेरे एग्जाम है तो वो भी मेरे साथ पूरा टाइम देते थे। तो उस सब का भी कंट्रीब्यूशन रहता ही है, वो मुझे भी दिखता है अगर कि हाँ, अगर पेरेंट्स भी मेरे साथ इतना लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने लेवल पे जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी करनी है। तो वो सब रहा। बाकी वो भी खुद भी स्मार्ट ही थे, तो कभी मैंने जैसे ट्यूशन व्यूशन ऐसे कभी 10th तक 11th तक कभी कोई नहीं लगाई, घर पे ही मतलब पढ़ के हो जाता था। तो ये है, हाँ, मतलब बच्चे को आई थिंक ट्यूशन या किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज्यादा घर पे ही अगर वो मोटिवेटेड रहे, पेरेंट्स उसके साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे वो मे बी उतना हर सब्जेक्ट में हेल्प ना भी कर पाए, बट अगर एज लॉन्ग एज वो टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे खुद ही फिर ज्यादा चीजें कर पाएंगे, कर पाते हैं। बहुत अंकुर जी, आपने अभी बोला कि आपने खुद से सेल्फ स्टडी किया, तो अभी जैसे कोचिंग्स का बहुत ज़्यादा है कि आईआईटी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे कोचिंग में तो जाना ही है, ऐसा पेरेंट्स मान के चलते हैं। बैक देन हमारे टाइम में तो 11th 12th में जाते थे, अभी तो बच्चे 8th क्लास से जा रहे हैं। हाँ तो हाँ। थिंक अबाउट इट, क्या उनका एक सोशल डेवलपमेंट जो ज़रूरी है, विच आई फील, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ नहीं, तो मैं भी जैसे 11th 12th में ही बस पहली बार आईआईटी की कोचिंग के लिए ही गया था। वो भी मतलब जिस कोचिंग सेंटर में मैं था वहाँ पे, मतलब फुल टाइम नहीं था वो पहले जैसे आजकल, तो वो फुल टाइम स्कूलिंग प्लस कोचिंग। स्कूल हाँ को स्किप कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो ऐसे था कि वीक में जैसे 2 क्लासेस हो गई 3 3 घंटे की, तो वीक में हार्डली 6 8 घंटे की कमिटमेंट होती थी। तो वो थोड़ा सा, तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि उसमें ना फिर बच्चे बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई पढ़ाई अच्छा है, पढ़ाई तो करनी ही है सबको, बट उसमें बहुत ज्यादा फिर वो अपना दिमाग लगा देते हैं और ये रियलाइज नहीं कर पाते कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, आपके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, डिबेटिंग है, राइटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। यही एज होती है सीखने की, जब आप अपने टीनेज ईयर्स में होते हो, क्योंकि उसके बाद कोई आप नई चीज इतनी आसानी से नहीं सीख पाते, ना कोई टाइम मिलता। तो अगर उस एज में ये सब चीजों पे भी फोकस करें तो वो लाइफ में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हाँ, कोचिंग एट सम स्टेज जरूरी है, बट उसको एज अ वो नहीं करना चाहिए कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स जब तक, कई बार कुछ पेरेंट्स की ये सोचा जाती है कि हाँ कोचिंग में चला गया तो बच्चा पढ़ ही लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को आ, उस कोचिंग के साथ साथ भी गाइडेंस देनी ही पड़ेगी पेरेंट्स को। उसके साथ जैसे उन्होंने थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिना टाइम स्पेंड करे बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स ने तो छोड़ ही दिया मुझे, और एक बार उसके दिमाग में वो वाली फीलिंग आ जाती है तो फिर वो फिर अपने हिसाब से ही करेगा। तो आई थिंक वो गाइडेंस एटलीस्ट 11वीं 12वीं तक तो चाहिए ही होती है, उसके बाद फिर बच्चे अपने आप कर लेते हैं। हाँ, बट ओवर ओवर कोचिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जो पेरेंट्स मतलब स्कूल की कोचिंग अलग, फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग अलग, तो उसमें फिर बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं कर पाता। Exactly. तो my next question is कि why MBA after IIT? ऐसा कुछ इसका
बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा आंसर नहीं है। थोड़ा ये था कि आईआईटी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही एक फिक्स्ड डोमेन की आपने नॉलेज ले ली। जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, तो वहाँ पे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सीख लिया, ठीक है, थर्मल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। लेकिन उसको अगर आपको रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई करना है तो वो थोड़ा सा आप फिर अभी मतलब उससे दूर हो जाते हैं। तो इंडिया में प्योर इंजीनियरिंग की इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं भी नहीं। अगर आपको फिर उसमें और आगे बढ़ना है तो आपको या तो फिर बाहर जाके कहीं एमएस करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिया में ही कुछ और सर्विस बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड काम करना है तो फिर एक एमबीए की डिग्री थोड़ी हेल्प कर जाती है उसमें, क्योंकि जो प्योर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं इंडिया में वो इतने आई वुड से इतनी कैलिबर वाली नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ये भी थॉट था कि हाँ ठीक है, प्लस एक एमबीए से एक ओवरऑल मेरे ख्याल से वर्ल्ड व्यू ज्यादा आपका बड़ा होता है, थोड़ा थिंकिंग ब्रॉड होती है। इंजीनियरिंग में जैसे आप सिमिलर टाइप के लोग होते हैं सारे, जो जैसा मैंने बोला सब स्कूल के टॉपर हैं, आप वही सेम थिंकिंग हो जाती है। एमबीए में लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, वैरायटी ऑफ, जैसे वहाँ पे आर्ट्स के बच्चे भी होंगे, कॉमर्स के बच्चे भी होंगे, तो उस हिसाब से थोड़ी थिंकिंग ब्रॉड हो पाती है। वो इन जनरल आपको आगे मेरे ख्याल से हेल्प करता है कि आप किसी एक एक चीज के बारे में एक लार्जर व्यू रख, मतलब एक ब्रॉडर व्यू रख सकते हो। राइट। अभी आदित्य ने बात की जीएआरपी, कोई आपने हम्म। यूएसए में जाके किया, सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट, व्हाट इज इट, बिकॉज़ वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। हाँ, तो ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एक कोर्स और एग्जामिनेशन है। तो जैसे मैंने इंटर्नशिप अमेरिकन एक्सप्रेस में करी थी, तो जैसे एमबीए में नॉर्मली आईएम्स में तो ये होता है कि एक कोई आपकी डोमेन बेस्ड एमबीए नहीं होती है। जैसे काफी कॉलेजेस एक आप फाइनेंस में एमबीए करते हैं या आप मार्केटिंग में एमबीए करते हैं, आईएम में आपके ऊपर छोड़ा हुआ होता है कि आपको जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप उस फील्ड में कर सकते हैं। तो ये एक कोर्स बेस्ड मतलब एक आपका फाइनेंस का एक कोर्स है, बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो उसमें मतलब अगर आपको फाइनेंस में आगे जाना है तो दीज टाइप ऑफ कोर्सेज हेल्प। तो ये मैंने खाली लेवल 1 ही किया था, इसमें एक लेवल 2 होता है, उसके बाद इसका एक कंप्लीट ये कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाता है। So how do you, for the students, if they want to go through this examination, so how they should approach? हाँ, तो मेरे ख्याल से जो लोग एमबीए करते हैं तो उनको इसकी अवेयरनेस आ जाती है। अगर आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, जैसे लेट से आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो ये एफआरएम का कोर्स है या सीएफए का कोर्स है, ये दोनों सॉर्ट ऑफ हेल्प करते हैं आपकी फाइनेंशियल फील्ड में ग्रोथ के लिए। तो हाँ, बट ये दीज आर थिंग्स विच आपको बाद में डिसाइड करनी होती है जब आपने कुछ एक लेवल ऑफ जॉब कर ली है या एक लेवल आपने एजुकेशन का कर लिया है, तो ये मतलब कर सकते हैं ये आप 6 महीने 1 साल में उसको पढ़ के एग्जाम देके क्लियर कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने खुद ने बोला कि 12th तक तो हम बॉस थे, सबसे बड़े बॉस थे, और उसके बाद आप दूसरे माइंड से मिले जो कि मतलब और बहुत यूनिक थे, और फिर एमबीए में और ज्यादा। तो ये चीजें आपकी परफॉर्मेंस को कंप्रेस नहीं करी करके कि हाँ कंपटीशन वर्ल्ड में मैं घुसा हूँ, सबके सब इतने बड़े टॉपर्स हैं, सबके सब फाड़ू हैं, तो उस कंपटीशन को आपने कैसे देखा, उस कंपटीशन के अंदर कैसे आपने अपने आप को सरवाइव किया करके, और वो आपकी साइकोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट करा? हाँ, नहीं, थोड़ा तो डिफिकल्ट था, आईआईटी में भी काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि जैसे स्कूल में तो जितना मुझे लगा कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा और आपके मार्क्स आ गए, आईआईटी में इतना नहीं था आसान, क्योंकि जैसे मैंने बोला सभी लोग एक से बढ़ के एक थे। प्लस आईएम में तो खाली पढ़ने से भी नहीं, आपकी थोड़ी ओवरऑल पर्सनालिटी, जैसे वहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं या आपको क्लास पार्टिसिपेशन है, उसके भी मार्क्स हैं। तो आप खाली ये नहीं कि आपने 2+2 सॉल्व कर दिया उसके मार्क्स हैं, आपको कैसे सॉल्व किया उसको एक्सप्लेन करना, उसको उसको डिस्क्राइब करना, उस पे भी आपको सॉर्ट ऑफ जज किया जा रहा है, उस पे भी आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो वो थोड़ा मतलब इनिशियली तो डिफिकल्ट था ही, बट हाँ वही है, उसी एक्सपीरियंस का यही फायदा होता है कि आपको ज्यादा चीजें सीखने को भी मिलती हैं डिफिकल्टी के साथ साथ, और आपको बाकी लोगों से भी सीखने को मिलता है। तो मुझे थोड़ा यही लगता है कि वन
आप जब ज़्यादा थोड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जैसे IIT या IIM, तो आप कोर्स में से तो सीखते ही हैं, कोर्स से और प्रोफेसर से तो सीखते ही हैं, बट आप अपने जो बैच होता है, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि वो भी आप ही जितने या आपसे अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड प्लस स्मार्टनेस लेवल के होते हैं, तो उनसे बहुत आई वुड से इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और सीखने को मिलता है। आजकल की जो जनरेशन है वो मैक्सिमम इंस्टाग्राम, फेसबुक या पबजी पे टाइम निकाल रही है। तो आपने अपनी लाइफ का एम कब सेट किया और आप गोल्स, अपने जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो कैसे फाइनलाइज करते हैं और कैसे उनको अप्रोच करते हैं? हाँ, गेमिंग में तो कभी मेरा रहा नहीं इंटरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग या कंप्यूटर पे या वैसे भी वीडियो गेम्स में थोड़ा बहुत कभी बहुत छोटे में खेला होगा तो खेला होगा। बाकी थोड़ा सा मेरा ये रहता था कि आप थोड़ा फिजिकल कुछ भी एक्टिविटी हो जाए, मे बी हफ्ते में 2 बार 1 बार कुछ भी खेल लिए जाके, कुछ भी मतलब चाहे क्रिकेट खेल लिया कोई और गेम खेल लिया, ताकि थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहे, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि जब तक आदमी फिजिकली एक्टिव होगा उसका माइंड भी तभी एक्टिव हो पाएगा, अदरवाइज माइंड तो फिर मतलब ढलते ही जाता है फिर। तो वो मेरा हमेशा रहता था कि इवन चाहे मैं 12th के भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो अगर नीचे कुछ क्रिकेट खेलने का स्कोप है तो चलो आधे, ज्यादा नहीं तो आधा 1 घंटा जाके आपने वहां पे टाइम स्पेंड कर लिया, उससे माइंड भी फ्रेश होता है। तो मतलब फिजिकल बीइंग और मेंटल बीइंग बहुत ही, आप तो खैर डॉक्टर हैं तो बहुत ही इंटीग्रेटली मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्ड है। तो जब तक दोनों चीजें साथ में रिलैक्स नहीं रहेंगी तो आप किसी भी चीज में अच्छा नहीं कर पाते। तो एक तो वो था, प्लस गोल्स ऐसे कुछ नहीं, धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आती जाती हैं चीजें, एक बार चल दी है तो बस चल दी। हाँ, लेकिन ये था कि 11th 12th में अगर IIT करने का था तो वो एक फोकस से किया था कि ये तो करना ही है। उसके बाद आई वुड से कि ठीक है, फिर अपने आप ही चीजें होती गई। वो एक थोड़ा था कि हाँ, ये एक गोल लेके था कि हाँ ये तो क्रैक करना है, तो वो तब 2 साल बिल्कुल लग के ढंग से। So अंकुर जी, you decided कि आपको IIT में जाना है, you took maths as an option or somebody suggested you कि अच्छा maths ले लो, IIT कर लो? हाँ या तो जैसे, हाँ तो पेरेंट्स तो जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनको तो इतना आइडिया नहीं था साइंस, और मेरे फैमिली में भी आई थिंक मैं ही फर्स्ट इंजीनियर होऊंगा, उससे पहले कोई ऐसे किसी ने हायर एजुकेशन ऐसे कोई करी नहीं हुई है, सब या तो कॉमर्स बैकग्राउंड में ही है या सब ने BCom मतलब कॉमर्स ही साइड पे गए हुए थे। तो थोड़ा सा ये था कि जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उनसे जैसे डिस्कशन किया कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा पता चला कि हाँ ठीक है, ये नॉन मेडिकल होती है, उसके बाद इंजीनियरिंग की ऑप्शन होती है। तो उसमें ये था कि अच्छा, जो जो टॉपर लोग हैं वो सब सब वहीं जा रहे हैं, तो ठीक है हम भी वहीं चलते हैं। तो ऐसा इतना प्लान्ड कोई वो नहीं था, बट हाँ जो जो इमीडिएट फ्रेंड्स जैसा कर रहे थे उन्हीं को फॉलो कर लिया थोड़ा सा उस टाइम पे। NRC is the premier institute in the country. हाँ So हाँ हाँ। have you ever thought about going to your parents' alumni? हाँ नहीं, वो जब बहुत छोटे थे तब तो था कि ऐसा हाँ ठीक है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता था, तो मतलब पता था कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ ऐसे कॉलेजेस हैं। बट ठीक है तो उनके लिए भी अच्छा है कि उनके उनके डोमेन से अलग हटके कुछ कुछ कर लिया, वो भी ठीक रहता अंकुर जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आज आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट हैं एक कंपनी के। तो जो भी आपने सीखा सीखा करके ऑल दिस इयर्स, और जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है, वो यूज हो पाता है, या फिर सिर्फ ये एग्जाम सिर्फ टॉप ब्रेन्स को ऊपर लेके आने के लिए ताकि वो कंपनी ले लें, वो सिस्टम क्रिएट हुआ है, या फिर वो सही में ये जो चीजें हैं करके ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होती हैं? हाँ नहीं तो बिल्कुल ऐसे 1:1 मैपिंग तो नहीं होती कि आपने लेट से कॉलेज में 40 कोर्सेज करे होंगे तो वो 40 कोर्स बिल्कुल आपकी डे टू डे जॉब में यूज हो रहे हैं। बट एक ओवरऑल इम्पैक्ट रहता है। ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आपने कुछ कोर्सेज करे, उसमें नॉर्मली यही होता है कि आपने जो थियोरेटिकली पढ़ा उसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे। तो एग्जाम्स में भी आजकल काफी ये हो गया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस है। तो IIMs में भी केस स्टडी ही होती है ज्यादातर, कि आपने कुछ कुछ चीज पढ़ी तो उस पे एक प्रैक्टिकल केस आपको दे देगा कि इसको आप कैसे समझते हो या इसको कैसे सॉल्व करते हो। तो वो सारी चीजें हेल्प करती हैं कि आप आपके पास रियल वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं
आपकी जॉब में, तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हो। तो आपको मे भी उसका सॉल्यूशन आपकी स्टडीज से डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसको मे बी आपको एक ही प्रॉब्लम को 4 हिस्सों में भाग के डिवाइड करके देखना है कि अच्छा पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे, या उसको आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है। ये सारी चीजें आपको अपनी आई वुड से जो स्टडीज हैं उससे निकल के आती हैं, क्योंकि स्टडीज में भी यही हो रहा होता है कि आपको आपके पास एक वक्त में करने के लिए 10 कोर्सेज हैं, हम्म, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, कुछ और हैं, तो आपको मैनेज करना है, वो आपको प्रायोरिटी देनी है। तो वो आप धीरे धीरे सीख जाते हो कि हाँ, पहले तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत डर लगता है कि यार इतना सब कुछ कैसे करेंगे, और जब तक आप वहां से निकल रहे होते हो तो आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, सब मैनेज कर लेंगे। तो वो चीज़ों को मैनेज करना कि आपके हाथ में हमेशा 10 चीजें रहेंगी, बट आपको मैनेज करना है, तो वो सब और चीज़ों को अप्रोच करना, कैसे कैसे किसी चीज़ को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आप जरूर सीखते हो, वो बहुत हेल्प करती हैं डे टू डे जॉब में भी, किसी भी काम में भी इनफैक्ट। आईआईटी और आईआईएम के अंदर क्या टॉप लर्निंग थी आपकी, आपके दोस्तों से और आपके टीचर्स से? मेरे ख्याल से दोस्तों से तो जैसे मैंने बोला कि काफी डाइवर्स बैकग्राउंड से भी लोग थे। अब जैसे मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो आईएम में जो फाइनेंस के कोर्सेज होते थे, जैसे हम्म, जैसे बैलेंस शीट बैलेंस करनी है, तो जो इंजीनियर्स होते थे वो तो लगे ही रहते थे, उनकी बैलेंस शीट बैलेंस होती नहीं थी। जो हम्म, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं वो तो 5 मिनट में करके चल देते थे। तो फंक्शनल नॉलेज तो मिलती ही है लोगों से कि जो कॉमर्स से आए हैं, उनसे आप थोड़ा सीखते हो कि हाँ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। बट उससे ज्यादा थोड़ा हाँ ये समझ में आता है कि कोई लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, राइट, तो उनकी लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज थी, वो कैसे, अब जैसे मैं तो सिटी लाइफ में रहा हूँ, तो हम्म, उन कुछ ऐसा जब मन हुआ कि ठीक है कोचिंग लगवानी है तो कोचिंग लगवा ली, टेस्ट दे दिए, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं थी कि कहाँ जाना है क्या करना है, ट्रैवल की कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनको, जो मे बी थोड़े से रिमोट एरिया में रह रहे हैं, उनको सिटी में आने के लिए ही एक एक दिन लग रहा है, तो उनके 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 लाइफ एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि हाँ ठीक है, सबके लिए मे बी इक्वल नहीं होता है, अ, सारी अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं होती है, उनको में भी थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। और मे बी हाँ यही रहा दोस्तों में कि उनके क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अपने डिफरेंट बैकग्राउंड्स के कारण, डिफरेंट जोग्राफीज के कारण। आई एम में जैसे कुछ फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी आते थे, तो उनके एक्सपीरियंसेस से भी सीखने को मिलता था। बाकी प्रोफेसर से तो थोड़ा यही है कि उनका उनका जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मे बी जो उनका पेशेंस लेवल है, स्टूडेंट्स में पेशेंस लेवल इतना नहीं होता, तो लेकिन जब आप प्रोफेसर या थोड़े सीनियर लोगों को देखते हो तो उनसे वो पेशेंस सीखने को मिलता है कि ठीक है आपको सब चीज़ें करनी है, आप वो जैसे 100 लोगों की क्लास है, उसमें भी सबको पेशेंटली चीज़ें समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि कौन कितना इंटरेस्टेड है, कौन कितना नहीं है, बट तब भी वो पेशेंस से हर चीज़ को करना, तो वो आई गेस थोड़ा उनसे सीखने को मिलता है। Ankur ji, let's talk about your solar industry you're working in. So, आप बता सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए और आपकी कंपनी क्या करती है? हाँ, तो हमारी कंपनी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे होंडा, यामाहा जो ऑटो इंडस्ट्रीज हैं, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, इनके प्लेस ऑफ ऑपरेशंस पे जाके वहाँ पे सोलर प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनके पास रूफटॉप अवेलेबल है तो वहाँ पे, या उनके पास अगर जमीन अवेलेबल है तो उस पर। तो ये बेसिक मॉडल है, उसमें हम ये ऑफर करते हैं कि आपको खुद से कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वी विल डू ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, खाली आपको जो आप उसमें से बिजली ड्रॉ करोगे उसके लिए पर यूनिट बेसिस पे करना है, जैसे आप अपने नॉर्मल जहाँ से भी आपके यहाँ बिजली आ रही होती है वहां पे आप पे करते हो। तो ये काफी अच्छा मॉडल रहता है कंपनीज के लिए, क्योंकि उनको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इसमें, प्लस जिस रेट पे हम उनको वो पावर दे पाते हैं वो उनके जो भी करंट रेट होता है उससे कम होती है, तो उनका दोनों तरीके से बेनिफिट होता है इसमें। अब ये सब हमने पिछले 5-6 सालों से ये कंपनी जैसे चल रही है, तो उसमें अराउंड टोटल 1 गीगावाट ऑफ इंस्टॉलेशन अब हो गए हैं हमारे अक्रॉस इंडिया। और अभी अगर हम ओवरऑल सोलर का स्कोप देखें तो अराउंड 30-40 गीगावाट की इंस्टॉलेशन अक्रॉस द कंट्री हो गई हैं।
अभी लेकिन हमारी गवर्नमेंट के और भी बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव प्लान्स हैं कि 2030 तक हमें अराउंड 250 गीगावाट सोलर पावर लगानी है। तो इसके कारण मतलब हर साल जितना जितना आज तक हमने किया है, रफली जितना लेट से 5-6 सालों में हमने ग्रोथ करी है ओवरऑल इंडस्ट्री में, उतनी ग्रोथ तो अब हर साल होगी। तो इसलिए स्कोप तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में सोलर का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ खूब सोलर एज अ रिसोर्स काफ़ी है हमारे यहाँ, ऐसा बहुत लाइट आती है। तो और ये बहुत ही मतलब क्लीन एंड इजी वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी है। तो Right. उस कारण बहुत स्कोप है। अभी भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अगले 8-10 सालों में भी इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ होना है। तो और सबसे अच्छी बात है, थोड़ा सा हाँ ये भी अच्छा लगता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहा है, उसको एटलीस्ट खराब और नहीं कर रहा। Which area you are being operating in the country? नहीं, हमारे इंस्टॉलेशंस ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में है हमारे इंस्टॉलेशंस। थोड़ा जैसे कर्नाटका में थोड़ा पहले ज़्यादा था, बट अब तो हर जगह है, हर स्टेट में ऑपरेशंस है। कुछ बड़े प्लांट कर्नाटका और यूपी और राजस्थान में है, बट हाँ एज अ प्रेजेंस हर स्टेट में प्रेजेंस है। आपने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया हुआ है या आप अपने लेवल? नहीं, हमारे ज़्यादातर प्लांट्स ऑलमोस्ट 80-90% प्लांट्स प्राइवेट कस्टमर्स के साथ ही होते हैं। गवर्नमेंट के साथ भी कुछ हैं, बट ज़्यादा नहीं। तो एज अ कंपनी स्ट्रैटेजी ही हमने ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स पे ही हम फोकस करते हैं। तो उसमें ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे मैंने कुछ नाम, जैसे अमेजोन हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, तो उनका जो भी वेयर हाउस होता है उस पर हमारा सोलर प्लांट लगा होता है। सेम विद फ्लिपकार्ट, डी मार्ट, जो भी ये सब वेयर हाउसिंग कंपनीज हैं। देन मैंने आपको बताया होंडा, यामाहा, जो ये ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, इनके ऊपर भी हमारा, देन कुछ डेयरी कंपनीज हैं। तो हाँ, जो भी बिग एमएनसी कंपनीज हैं उनके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम सोलर प्लांट के लिए टाई करें, और ये सब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 20-25 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम उस पूरे ड्यूरेशन में फिर वो प्लांट को सर्विस एंड मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आप अभी अभी थोड़े दिन पहले ही पेरेंट बने हैं। और मैं उन सब माँ बाप के लिए मैसेज लेना चाहूंगा, क्योंकि आपके माँ बाप ने बहुत ही अच्छे से यूनिकली वे में आपको परवरिश दी है, और आप नए पेरेंट बने हैं। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे माँ बाप के लिए जो नए बने हैं, और आपने एक कंपनी को स्क्रैच से बनते हुए आज बहुत ही ज्यादा टर्नओवर की कंपनी बनते हुए देखा है, स्क्रैच से स्टार्ट होके अभी तक। तो उसके अंदर जो लर्निंग थी वो उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अभी बीडिंग है, जो चल रहे हैं, जिन्होंने बनाई है, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? इन दोनों स्तर पे मैसेज आपका क्या रहेगा करके वो आप करेंगे, और फिर फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। एक तो अभी हाँ, मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में फादर बना था, तो वो तो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो उसमें मैसेज यही रहेगा कि हाँ, बच्चों के साथ जैसे मैंने बोला टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद थोड़े से गुम हो जाते होंगे कि घर पे टाइम स्पेंड करें या जॉब पे टाइम स्पेंड करें, तो वो मैनेज करना पड़ता है। और घर पे ही टाइम स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता। वो उनको नहीं फर्क पड़ता आप कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं या आप कितने बड़े घर में रह रहे हैं, उनको खाली आपके टाइम से मतलब है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही मुझे लगा कि मेरे को भी मेरे पेरेंट्स ने उस पर ज़्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ बाकी जो मटेरियल चीज़ें और वो कर सकते थे। और बाकी कंपनी लेवल पे तो हाँ, मैंने जब ज्वाइन किया था कंपनी को, तो कुछ 10-12 मेगावाट की इंस्टॉलेशन थी। आज उससे 100 गुना ज़्यादा हमारी इंस्टॉलेशंस हैं। तो पहले पहले मतलब हमारे कंपनी में कुछ एचआर का कोई फंक्शन नहीं होता था, कोई एडमिन का नहीं बंदा होता था, कोई मार्केटिंग का कुछ नहीं होता था। तो काफ़ी काम ऐसे हैं जो मैंने खुद ही करे भी, करवाए भी। कुछ पहले कुछ 2-3 महीने सैलरी भी नहीं आई थी, बट तब भी ठीक है। जो जिनसे बात हुई थी उन पे कॉन्फिडेंस था, एक विश्वास था कि हाँ ठीक है, सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो किसी चीज़ को भी स्टार्ट
होने में और सेटअप होने में बहुत टाइम लगता है। उसमें थोड़ा सा यही रहता है कि हाँ आप पेशेंस छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा हाँ वही अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना पड़ता है कि हाँ चीज़ें विल गेट सेटल्ड। और उस जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ नहीं करें जो लॉन्ग टर्म में नुकसान करे। मतलब कई बार क्या होता है कि लोग शॉर्टकट्स ले लेते हैं कि ठीक है हम मे बी कहीं पैसा खिला देंगे या कहीं कुछ ऐसा काम कर देंगे जो बाद में आपको आके तंग कर सकता है। तो इसलिए अपना, चाहे आप स्लो भी ग्रो कर रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी ज़्यादा ठीक रहता है एज कम्पेयर टू अगर आप बहुत फास्ट भागने की कोशिश करें और फिर एकदम से गिर जाएं। तो अभी कुछ रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा फंडिंग रेज कर ली या बहुत ज़्यादा एकदम से ग्रोथ दिखाने के लिए गलत नंबर्स दिखा दिए या कुछ है। धीरे धीरे मार्केट अपने आप आपको अपनी जगह पे ले आएगी। तो इसलिए मार्केट से आगे और समय से आगे भागने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी पेस पे स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ जो करेंगे वो ही सस्टेन हो पाएगी। तो आई थिंक मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। आपसे बात करके हमने बहुत सारी चीजें सीखी। उसमें से मैं सबसे पहली सीख बोलूंगा करके कि जैसे आपकी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया आपके लिए, तभी आपकी लाइफ बनी, और आप भी वही दिशा अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं करके कि यू विल बी सेक्रीफाइसिंग योरसेल्फ फॉर योर किड। आप हमेशा ही इतने एकेडमिकली स्ट्रांग होने के बावजूद, एक वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के होने के बावजूद, हमेशा ग्राउंडेड रहे हैं और उस रियलिटी को समझते रहे हैं करके सारी जिंदगी। आपने हमेशा ये समझा करके कि एकेडमिक्स से ज्यादा बाकी सारी चीजें लर्न करना भी बहुत जरूरी है। ये आज के जनरेशन को और पेरेंट्स को समझना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक्स जरूरी नहीं है, उस उम्र के अंदर एकेडमिक्स के अलावा सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आपने ये भी हमें बताया करके कि एमबीए में, आईआईटी के अंदर और स्कूल के अंदर आप हर एक जने से हर एक फील्ड में हमेशा सीखते रहे करके, और लर्निंग एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहा। फोकस आपका बचपन से था और आपने पेशेंस सीखा अपने टीचर से जो आईआईटी और आईआईएम में थे, और आज दोनों को मिक्स करके आज आप कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बने। वी विश यू गुड लक फॉर फ्यूचर। एंड अगली बार आपसे हम एकेडमिक्स के ऊपर इंटरव्यू लेने चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो कि अपना करियर एस्टेब्लिश करें करके, उन सब बच्चों की क्वेरीज के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे। विश यू गुड लक एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।